सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1 सेशन 2021-22 देखेंगे और साइंस में भी बायो वाला पोर्शन देखेंगे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन की वीडियो आ गई है, आपने देख लिया होगा या नहीं देखा तो आप बाद में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज सारे बायो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने बता ही दिया था, आप देख सकते हो ये सब मार्क है। कितने मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन ये भी बता दिया था, 0.8 मार्क्स। ठीक है, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। एक चीज़ जो रह गई थी वो था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसे भी हम देख लेते हैं। तो पहले अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस हैं और बायो के 6 क्वेश्चन और फिजिक्स के 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ भी केमिस्ट्री के 10, बायो के 6 और फिजिक्स के 8 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ही सेक्शन में टोटल 24 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको कोई से 20 करने हैं। और सी वाले सेक्शन की बात करें जहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसका वेटेज बराबर है, केमिस्ट्री में भी 4, बायो में भी और फिजिक्स में भी, तीनों में ही 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से मतलब 4 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स तो 0.8 होगा पर क्वेश्चन। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन टोटल हैं। तो ये सेक्शन वाइज हो गया। टोटल अगर मैं बताऊँ केमिस्ट्री के इस पूरे सैम्पल पेपर में कितने क्वेश्चन है तो वो है 24, और बायो के 16 क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हो केमिस्ट्री के वेटेज ज़्यादा है क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स हैं, बायो में 1 ही चैप्टर है और फिजिक्स में 2 चैप्टर्स आपके हैं। ठीक है, सिलेबस में। तो सिलेबस के अंदर जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था वो भी इसी तरह से था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर लें तो केमिस्ट्री का 16 और बायो का 10 और फिजिक्स का 14 मार्क्स दिया था। बाकी यहाँ जो सैम्पल पेपर में दिया है यही आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है, ये वाला केमिस्ट्री 24, बायो 16, फिजिक्स 20। ठीक है, तो ये चीज़ वो पिछली वाली वीडियो में रह गई थी जहाँ केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे, तो यहाँ ये भी डिस्कस हो गई। तो चलिए इस वीडियो में हम सारे बायो के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले हम सेक्शन ए देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 11 से स्टार्ट होगा, बायो वाला सेक्शन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि सावधानी से इस डायग्राम को देखो। ये डायग्राम किसका है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ठीक है, यहाँ पर ABC लेबलिंग की गई है। बेसिकली ABC लेबल नहीं है, 1, 2, 3 लेबल है। ABC तो ऑप्शंस हैं। तो हमसे यहाँ कह रहा है कि उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिए जहाँ पर सही तरीके से करेक्टली आइडेंटिफिकेशन हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 मार्क है ना, तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ ट्रैकिया है, तो बात सही है कि जो 1 वाला शो कर रहा है वो आपका ट्रैकिया है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो एक तो उस लोकेशन वो क्या चीज़ है उसका नाम और उसके साथ उसका मेन फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आगे लिखी होगी। जैसे ट्रैकिया इसके आगे लिखा हुआ इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, तो इसके फंक्शन लिखा हुआ है। तो 2 चीज़ इसमें आपको चेक करनी, एक तो ये कि जो मार्क है जो चीज़ उसका नाम सही लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट वाला क्या है, ट्रैकिया है, तो वो लिखा होना चाहिए, और उसका फंक्शन सही लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं। इसमें पहला वाला हम देखते हैं, ए वाला ऑप्शन, यानी 1 जो मार्क है, 1 कहाँ है, ये है, और ये चीज़ क्या है आपका, ये ट्रैकिया है। बात सही है, लेकिन फंक्शन भी देखना है। इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स, तो ये चीज़ मैंने जो आपको पढ़ाई थी, वैसे तो एक लाइन में इसके बारे में दिया हुआ है, सिर्फ एक लाइन मेंशन है आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन मैंने इसको डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो आपका ट्रैकिया है विंड पाइप, इसको अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसे ही गोल सा होगा। ठीक है, बाकी नीचे आपका ये सिलेंडर वाला इस तरह से पोर्शन होता है, तो इसको एक रिंग सपोर्ट करती है। ठीक है, ऐसे मैं बनाता हूँ, ये पूरी कंप्लीट रिंग नहीं होती, बस इतना मान लो, ऐसे रिंग होती है जो सपोर्ट करती है, जिससे जो एयर पैसेज है ना, ये ट्रैकिया है विंड पाइप, ये कोलैप्स ना करने पाए, वरना ये चिपक जाएगा। सारा रीज़न मैंने अपनी थ्योरी लेक्चर में बताया है, तो यहाँ बस शॉर्ट में डिस्कशन होगा। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने रिंग बनाई है ना, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं। कार्टिलेज भी एक सॉफ्ट टाइप की बोन होती है। तो यहाँ तक तो बात सही है। आगे क्या कह रहा है, फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। देखो यहाँ जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो थोड़े हाई लेवल के हैं, इंस्पायर्ड वगैरह आपके बुक में नहीं लिखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमें सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो इंस्पायर्ड एयर क्या होती है, वो एयर जो हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो एयर अंदर जाती है वो हमारी कौन सी होती है, इंस्पायर्ड एयर, कि उसको हम इंस्पायर कर रहे हैं। और जो हम सांस बाहर निकालते हैं, जब ब्रीद आउट करते हैं, तो जो एयर निकलती है वो हमारी एक्सपायर्ड एयर होती है। ठीक है, तो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ये 2 चीज़ होती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि कंडक्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो विंड पाइप से क्या होता है, आपने सांस ली तो इंस्पायर्ड वाली एयर अंदर जाएगी, इससे लंग्स में पहुँच जाएगी। ठीक है,
तो कंडक्ट कर रही है इंस्पायर्ड, लेकिन यहाँ से जो एयर निकलेगी, एक्सपायर होगी, बाहर निकलेगी, वो भी इससे पास होगी। तो यहाँ सिर्फ इंस्पायर्ड की बात की गई है, जबकि दोनों होता है, कंडक्ट बोथ इंस्पायर्ड एज वेल एज एक्सपायर्ड एयर। तो ये वाली आपकी बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या है, सेकेंड इसमें रिब्स दिया हुआ है, तो ये क्या है, रिब्स आपकी पसलियाँ हैं, हाँ तो ये पसलियाँ हैं आपकी। व्हेन वी ब्रीद आउट रिब्स आर लिफ्टेड, यानी जब सांस बाहर निकालते हैं जो, तो आपकी जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, वो उठती हैं, यानी एक तरह से कह लो जैसे आप सीधा खड़े हो तो बाहर की तरफ निकलती हैं। ये चीज़ आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है, ब्रीद इन करते हो तो एयर आपके लंग्स में भरेगी, लंग्स फूलेगा, लंग्स फूलने की वजह से क्या होगा, आपकी जो रिब्स है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसीलिए जो आपका चेस्ट है वो बाहर की तरफ आता है। आप सांस लेके देखो तो क्या होगा, चेस्ट बाहर की तरफ आएगा, यानी आपकी रिब्स आगे की तरफ आएंगी। तो रिब्स कब लिफ्ट होती है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं। तो यहाँ ये बी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। सी देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, एल्वेलाइज, तो ये छोटे छोटे बैलून वाले स्ट्रक्चर है थर्ड, हाँ तो ये बात तो सही है। इसके फंक्शन देखते हैं, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, हाँ तो ये पाउच जैसा होता है, पतली सी इसकी वॉल होती है, इसी के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसी एल्वेलाइज के अंदर जाती है। तो सी वाली बात सही है। बाकी लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्या है आपका, डायफ्राम, ये जो आपका कर्व वाला शेप देख रहे हो डायफ्राम है, ठीक है। इट इज़ पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन, यानी हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठता है। तो ऐसा नहीं है, देखो ये ऐसे कर्व शेप है, ये जब नीचे की तरफ आएगा, देखो ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो जगह बन जाएगी जिससे लंग्स क्या होगा, फूल जाएगा। तो जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो लंग्स हमारे क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं। और क्यों फैलते हैं, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आया और स्पेस बन गई। तो डायफ्राम क्या होता है, पुल डाउन होता है, यहाँ पुल अप लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर करा दी। अब 12th वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम। तो एंजाइम्स की बात हो रही है, कहाँ से क्या निकल रहा है, दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए बी सी। तो यहाँ देखो यहाँ भी वही गलती कर रहा है, ए बी सी नहीं बल्कि यहाँ 1 2 और ये सी की जगह 3 होना चाहिए। तो लेबलिंग हमारी 1 2 3 के हिसाब से ना, तो ए बी सी दे दिया उसने। खैर इतना तो समझ ही जाओगे। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, ये हमारा माउथ है, यहाँ क्या निकलता है, आपके सलाइवरी अमाइलेज निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, आपका HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, म्यूकस निकलता है। और थर्ड वाला हिस्सा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, यहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ शो कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो बहुत तरीके के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे आपका पैनक्रियाज से जो निकलता है उसकी अगर हम बात करें तो आपका ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। बाकी लीवर से आपका बाइल सॉल्ट और बाइल जूस निकलता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। अब ऑप्शन से हम चेक करते हैं कि सबसे पहले वाला माउथ में तो सलाइवरी अमाइलेज होना चाहिए, देखो ऐसे ही डायरेक्ट कर लोगे, बी वाला ऑप्शन सही होगा, आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन थोड़ा मैंने डिटेल में आपको बता दिया ताकि जिसने अगर नहीं पढ़ा चैप्टर वो सीख ले और जिसने पढ़ा है उसका एक रिवीजन हो जाए। तो बस पहले ही वाले से आप देख के बता सकते थे। बाकी सेकंड देख लो, पेप्सिन ये हमारा निकलता है, हमने देख लिया था। और थर्ड वाला ट्रिप्सिन है जो कि पैनक्रियाज से निकलता था, तो ये बी ऑप्शन होगा। 13th क्वेश्चन है हमारा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स डिपेंड ऑन। तो स्टोमेटा पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड होती है। तो ये चीज़ जिसने मेरी वीडियो देखी होगी वो जानता होगा कि मैंने इसे डायग्राम से शो किया था, मोटे और पतले आदमी का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल के बाद शायद ही आपको वो चीज़ भूलेगी कि वाटर कंटेंट जो गार्ड सेल्स के अंदर होते हैं उन्हीं की वजह से स्टोमेटा पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। यानी जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं दोनों तरफ ऐसे आपके होते हैं, इनके अंदर जब पानी भर जाता है तो ये फूल जाते हैं और फिर ये ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब इनसे पानी निकल जाता है बाहर तो ये श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और स्टोमेटा पोर्स फिर क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 14th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको फिगर दी हुई है, शोज अ स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का है डायग्राम, आपने बुक में ही देखा होगा। इन ह्यूमंस विद लेबल 1 to 4, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह की लेबलिंग की गई है। आपको सही लेबलिंग आप और उसके जो सही फंक्शन है वो बताना है कि कहाँ पर लेबलिंग सही की गई है और उसका क्या फंक्शन है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक एक पार्ट भी हम समझ लेते हैं। तो ये पहला वाला क्या है आपका, पल्मोनरी वेन है। इसका क्या फंक्शन होता है, देखो ये लंग्स की कैपिलरीज है, यहाँ से रेड कलर वाला आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग से निकलकर हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स से हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इतनी बात हो गई। सेकंड हम देखेंगे तो ये आपका एओर्टा है
और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर से आप देख सकते हो। और ये हार्ट से निकल के किधर जा रहा है, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की कैपिलरीज हैं, तो बॉडी की तरफ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है। बाकी थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ हार्ट से निकल कर लंग्स की तरफ जा रहा है। और है क्या ये चीज़, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है, जहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलकर लंग्स की तरफ जा रहा है। अब फोर्थ वाला पार्ट भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, देखो बॉडी की जो कैपिलरीज है वहाँ से ब्लड निकल के ब्लू कलर से शो कर रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट की तरफ जा रहा है। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका, वेना कावा है, जो कि बॉडी से, बॉडी में जो कैपिलरीज हैं अलग अलग जगह पर, वहाँ से हार्ट की तरफ लेके जा रहा है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑप्शन मैच कराओ, पहला वाला क्या है, पल्मोनरी वेन, हाँ बात सही है। टेक्स इम्प्योर ब्लड, नहीं, हमारा प्योर ब्लड लेता है, ऑक्सीजनेटेड को हम प्योर ब्लड भी कहते हैं, ठीक है, प्योर ब्लड। तो यहाँ इम्प्योर लिखा है, पहली बात गलत। दूसरा क्या शो कर रहा है, सेकंड वाला, ये पल्मोनरी आर्टरी है, नहीं भाई ये तो एओर्टा है, वो भी गलत हो गया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाला एओर्टा है, नहीं भाई ये तो पल्मोनरी आर्टरी है, देखो अपोजिट कर दिया तो ये गलत हो गया। फोर्थ वाला क्या है हमारा, वेना कावा है, हाँ भाई वेना कावा है। और ब्लड कहाँ से ले जा रहा है, बॉडी से ऑरिकल की तरफ लेके जा रहा है, तो बॉडी से हार्ट में, हार्ट के अंदर ही आपका जो राइट एट्रियम होता है वहीं पर ऊपर एक पोर्शन होता है जिसे हम ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस कि समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी जिसको आता होगा वो कर ही लेगा, सही ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूँ ताकि बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को भी साथ में मिले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम यही सैम्पल पेपर रट के चले जाएंगे और एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ आए तो वो भी आप कर ले जाओ और बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो, इसीलिए मैं डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द फेज़ ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, ये आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसका एक फेज़ है। तो अलग अलग फेज़ होते हैं, जैसे आपका हार्ट लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर किया, उसके बाद बाहर निकल गया, इसी तरह राइट साइड में भी, ठीक है। तो ये अलग अलग फेज़ होते हैं। तो एक फेज़ आपको शो कर रहा है इस डायग्राम के अंदर, एरो इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन, यानी ये जो येलो कलर्स की आपकी एरो शो कर रहा है ना, इधर साइड और इधर साइड, ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, यानी दबाया जा रहा है इस हिस्से को। तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, ऑप्शन में क्या बात कही जा रही है, ब्लड ट्रांसफ़र मतलब होगा क्या है इस कंप्रेशन से, ऑप्शन से हमको यही बात पता चल रही है। तो पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है आपका, वो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, और नीचे वाला हिस्सा जिसको एरो से दबाया जा रहा है, शो कर रहा है, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो हिस्सा होता है वो आपका राइट एट्रियम होता है, और ये वाला जो हिस्सा है आपका वो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड कैसे होता है, जब आपका लेफ्ट एट्रियम एक्सपैंड करता है, फैलता है, तो ब्लड इसके अंदर चला जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम दबाता है, और ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये फैलता है, तो ब्लड इसके अंदर पहुंच जाता है। फिर अगला हिस्सा ये होता है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हिस्सा है ना, ये दबाए, जो कि आपको एरो से कर रहा है। तो दबाने पे क्या होता है, ब्लड फिर हार्ट से बाहर निकल जाता है। यही कहानी यहाँ पर भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब दबेगा तो यहाँ जो ब्लड होगा वो हार्ट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें पता चल गई। अब ऑप्शन वाइज हम चेक करते हैं, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, यानी जो एरो से हम दबाएंगे तो इसमें जो ब्लड है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो भाई ये पहले ही से ही है, इसमें ये पोर्शन ही आपका लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है, दबाने में तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है, ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। अब राइट वेंट्रिकल से यहाँ से जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके और वो ऑक्सीजनेट हो सके। इसी तरह जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो ब्लड निकलेगा बाहर वो कहाँ जाएगा, बॉडी के पास जाएगा, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है जिसके अंदर ऑक्सीजन अच्छा खासा हो ताकि एनर्जी निकाली जा सके। तो इस हिसाब से बी वाले में बात सही की जा रही है, ठीक है। एक में तो ब्लड लंग्स में जाएगा जहाँ उसका ऑक्सीजनेशन होगा, और दूसरा ये ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। बाकी और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ़र टू राइट ऑरिकल, नहीं, राइट ऑरिकल में ट्रांसफ़र नहीं होगा, राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आया था, राइट और लेफ्ट दोनों की अगर हम बात करें तो ऑरिकल से तो वेंट्रिकल में जाता है। फिर चूंकि इसमें वॉल्स लगी होती है, जब ये राइट वेंट्रिकल आपका या लेफ्ट वेंट्रिकल जब दबता है तो ब्लड वापस नहीं जाता बल्कि बाहर निकलता है,
ठीक है, तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। और डी में कह रहा है ब्लड रिसीव हो रहा है, तो रिसीव होता है आपके ऑरिकल्स में, ठीक है, वेंट्रिकल में नहीं होता, और हमें शो किया है एरो से जो हिस्सा वो वेंट्रिकल है, तो ये डी भी गलत होगा। ठीक है, 16th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, मैच द लेबलिंग रेफरेंस कॉलम 1 करेक्टली विद फंक्शन, यानी फर्स्ट में आपका लोकेशन शो की गई है, मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट शो किया गया है, और उसके फंक्शन को मैच कराना है आपको। ठीक है, बेसिकली मैच द कॉलम टाइप है क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि आपका ये माउथ है, और माउथ से क्या निकलता है, सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, जो कि आपका स्टार्च का ब्रेकडाउन को स्टार्ट करता है, यहीं से इनिशिएट होता है। तो पहला वाला मैच कराओ, कहाँ जाएगा, लेंथ ऑफ डिपेंड नहीं, ये नहीं होगा, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट का बी हम लगा सकते हैं। बाकी सेकंड वाला क्या है आपका, ये आपका लीवर है, और लीवर में आपका क्या होता है, आपके बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट होती है। बाइल सॉल्ट क्या करती है, जो फैट के बड़े बड़े गोले होते हैं ना, उसको छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर देती है। तो यहाँ हमको इसके बारे में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये सी वाला ऑप्शन होगा, सेकंड का ये सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं फैट के, तब जो आपका एंजाइम है लाइपेज, वो सही से अपना वर्क कर पाता है। ठीक है, ये चीज़ आपके बुक में बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। थर्ड वाला पोर्शन क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इससे रिलेटेड बात की गई है। फोर्थ वाला भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शो किया है, तो देखिए कौन सा क्या मैच करेगा। लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट। हाँ, तो इसकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अपनी अलग होती है। जो आपके हार्बीवोर्स होते हैं उनकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। और डी वाला पॉइंट क्या दिया है, दिस इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट। तो हाँ, ये बात सही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। तो 3 4 तो एक ही बात है। अब 3 को चाहे ए के साथ रख लो या डी के साथ, इसी तरह 4 को चाहे ए के साथ रख लो या डी के साथ रख लो, क्योंकि दोनों ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो हमें दो चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट का बी होगा और सेकंड का क्या लगाए थे हमने, ये सी लगाए थे। तो बी सी देखो कौन सा होगा, ये बी और सी, ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी ये फिजिक्स स्टार्ट हो गया, उसको अलग वीडियो में हम देखेंगे। फिर यहाँ हमारा देखो सेक्शन बी आ जाता है, इसमें भी आपको 24 क्वेश्चंस हो गए, कोई से 20 करने हैं। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन देख लिया था हमने, और यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 आपके वही असर्शन रीजन वाले हैं। इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो 33 वाला क्वेश्चन, ये आपका बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं असर्शन में क्या लिखा हुआ है। रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट। तो ये बात सही है आपकी, जो आपका रेजिन्स और गम्स होते हैं ना, वो ओल्ड जाइलम टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। ये बिल्कुल क्लियरली आपके बुक में लिखा हुआ है, टोटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड कह सकते हो। आपने पढ़ा है तो कर ले जाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। रीज़न की बात है, रेजिन्स एंड गम फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसा नहीं है भाई, ये क्या होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होते हैं जो कि बॉडी से निकलते हैं, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, ये मैंने आपको बताया था असर्शन रीज़न कैसे हम करते हैं। तो हमारा पहली बात सही थी, ए ट्रू था और आर फॉल्स था, तो सी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये 33 का आपका सी वाला ऑप्शन होगा। फिर ये हमारा 36 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड फ्लो करता है थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू बॉडी। तो सिंगल सर्कुलेशन के बारे में आपकी बुक में बिल्कुल क्लियरली लिखा है, मैंने आपको समझाया है, डायग्राम से भी बताया था कि कैसे होता है फिश का स्ट्रक्चर बनाकर। तो फिश क्या करती हैं, इनका सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी एक बार पंप होगा तो पूरा वही से आपका गिल्स में भी पहुंच जाएगा और बॉडी के पार्ट में पहुंच जाएगा और वापस हार्ट में चला जाएगा। तो एक बार हार्ट में जाता है एक सर्कुलेशन में। तो फिश किस में होगा, देखो रैबिट, पैरट, टर्टल ये नहीं होगा, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, पिजन ये भी नहीं होगा, वेल तो मछली है लेकिन ये पेंगुइन नहीं है तो सी भी नहीं होगा, शार्क ये भी फिश है, डॉग फिश, स्टिंग रे ये भी फिश है, तीनों तरीके की फिश है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि फिश में ये कहानी होती है। 37 है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल अराउंड द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई एंड ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। तो देखो ये स्टेटमेंट भी पूरा लाइन आपकी लिखी हुई है बुक में, जब एक्सक्रीशन वाला सिस्टम पढ़ोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसा आपका एल्वेलाइज में, जैसे आपका ये एल्वेलाई है ना, ऐसे बैलून टाइप का होता है, तो यहाँ ब्लड वेसल्स का ऐसे पूरा नेटवर्क होता है, जाल होता है उसके ऊपर, और बहुत अच्छा खासा इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ताकि जो ऑक्सीजन इसके अंदर आई है, मतलब एयर आई है, तो एयर से ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर बहुत आसानी से चली जाए। तो यही आपका ग्लोमेरुलस में भी होता है, न्यूफ्रॉन के। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज क्या होती है, बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी होती हैं, पतली सी होती हैं।
तो ऑप्शन मैच करा लो। थिन देखो आर्टरी वेन तो नहीं होती, कैपिलरीज होती हैं जो उसके ऊपर होती हैं, एल्वेलाइज के ऊपर भी और ग्लोमेरुलस में भी। तो कैपिलरीज होती हैं, कैसी होती हैं? थिन होती है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज, रिच सप्लाई विद ब्लड। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें ब्लड सप्लाई होता है। बाकी ऊपर तो यहाँ देखो थिक लिखा हुआ है, कैपिलरी तो लिखा है लेकिन थिक लिखा है, और पुअर सप्लाई विद ब्लड नहीं, ऐसा नहीं होता। तो डी इसका सही होगा। 38 देखते हैं, प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कम्पेयर टू एनिमल। तो प्लांट का भाई एक्सक्रीटरी वाला सिस्टम है, यानी जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालने वाला सिस्टम है वो एनिमल से अलग है। तो कह रहा है कौन सा प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन। तो कौन सा प्रोसेस जो प्लांट के एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यानी ये काम प्लांट नहीं करते वेस्ट मटेरियल को निकालने का। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो ये बात सही है, बिल्कुल आपका स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये बात लिखी हुई है, तो ए वाली बात आपकी सही है। बाकी दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस, नहीं टॉक्सिक सब्सटेंस की कोई बात नहीं है, तो पी वाली बात आपकी गलत है। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। तो अभी मैंने बताया था कि आपका रेजिन्स एंड गम्स क्या है, वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाते हैं, एक तरह का वेस्ट मटेरियल है। प्लांट वगैरह से आप देखते होगे ट्री का येलो येलो कलर का एक चिपचिपी सी चीज़ निकलती रहती है ना, तो वही आपके गम्स वगैरह होते हैं। तो ये बात सही है। एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। तो हाँ, ये अपने सॉइल के अंदर भी वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देते हैं, तो ये बात सही है। तो हमको बताना है कि कौन सा नहीं है, तो गलत बात आपको बतानी है, तो ये बी होगा। ठीक है, सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू लीव्स, तो ऐसा नहीं होता। 41 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर फूड का जो ब्रेकडाउन है ना वो बॉडी के बाहर होता है, और जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है, कौन सा इसमें, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। तो ये देखो बी वाला, ये तीनों आपके नाम एज इट इज़ बुक में लिखे हुए हैं, पढ़ा होगा तो बस एक बार में देखते ही लगा दोगे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। फिर 42 वाला देखते हैं, किसी बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, द ट्यूब पार्ट ऑफ द न्यूफ्रॉन। तो न्यूफ्रॉन में जो ट्यूब वाला हिस्सा होता है ना, ट्यूबलर जो पार्ट होता है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, बुक में भी दिया है, यहाँ इमेज भी आप देख सकते हो। तो ट्यूब वाला जो हिस्सा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन की फॉर्मेशन में क्या असर पड़ेगा। तो भाई आपने पढ़ा होगा जो ट्यूबलर पार्ट है न्यूफ्रॉन का, यानी ट्यूब वाला जो हिस्सा है वो क्या काम करता है। तो ये आपका जो आपका अमीनो एसिड है और आपका जो ग्लूकोज है, सॉल्ट हो गया, और अच्छे खासे अमाउंट में जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इसी ट्यूब वाले पार्ट में। तो अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो ये चीज़ें एब्जॉर्ब होना मुश्किल हो जाएंगी। ऑप्शन से देखते हैं कि यहाँ क्या बात हो रही है, यूरिन विल नॉट फॉर्म, नहीं ऐसा नहीं, यूरिन फॉर्म होगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अफेक्टेड, नहीं ऐसा भी नहीं है। यूरिन इज मोर कंसनट्रेटेड, यानी गाढ़ा हो जाएगा, तो नहीं भाई गाढ़ा नहीं होगा। यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, तो हाँ ये बात सही होगी। देखो वाटर अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यानी जो यूरिन होगा उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था ट्यूब वाले हिस्से में वो नहीं हो पाया या कम हो पाया। तो किसी चीज़ में जितना ज़्यादा पानी होता है ना तो उसे हम कहते हैं उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट है। 9th में आपने डाइल्यूजन के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो सिंपल है समझ लो, किसी चीज़ में हम जितना ज़्यादा पानी मिलाते जाते हैं तो उतना ज़्यादा वो डाइल्यूट होता जाता है। तो इसमें पानी ज़्यादा होगा तो यूरिन आपका मोर डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अब सेक्शन सी हम देखते हैं, यहाँ पर आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे एक एक केस स्टडी है, और हर केस स्टडी में आपके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। केमिस्ट्री वाला देख लिया था, आज हम बायोलॉजी वाला देख लेंगे। और ये भी बताया था मैंने, अगर 10 करने हैं आपको, 10 से ज़्यादा करोगे तो पहले जो 10 अटैम्प्ट वाले होंगे वही आपके काउंट होंगे। तो ये आप देखो केस स्टडी, और ये डायग्राम देखो, मैंने अभी 8-9 दिन पहले एक सैम्पल पेपर आपको अपलोड किया था, उसके अंदर देखो एज इट इज़ यही केस स्टडी मैंने दी थी और वही चीज़ बिल्कुल यहाँ छपी है। तो वो जो मैंने सैम्पल पेपर बनाया था वो खुद से मैंने सेट किया था, एनसीईआरटी को सामने रख के खुद से सेट किया था। 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ले लिए थे, बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने खुद डिज़ाइन किए थे। यहाँ तक कि केस स्टडी मैंने कहीं से कॉपी नहीं की थी बल्कि खुद बनाई थी। तो आप देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पर भी सीबीएसई के ऑफिशियल में भी कॉपी हो गई है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी वो जानते होंगे, यहाँ क्वेश्चंस आप देखो, ये सारे जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं, टोटल यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे क्वेश्चन के मिलते जुलते हैं। मैं आपको वो वाला सैम्पल पेपर के दिखाता हूँ। ये देख सकते हो 30 वाला क्वेश्चन जो केस स्टडी वाला मैंने दिया था, ये देखो वही डायग्राम है। यहाँ क्वेश्चन आप देखो, इसका और इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या था कि ये बताना है कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे देखो, अगर हम इसे प्लांट को हम तोड़ेंगे तो स्टार्च के अमाउंट के बारे में आपको बताना था कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा।
तो स्टार्च से रिलेटेड बात थी। और ये देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH जो है उसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। और ये वाला लास्ट वाला 5th वाला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे टेस्ट किया जाता है, आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं, ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लो। और अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले इसकी जो थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, ये एक एक्टिविटी है जो प्रूव कर रही है रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसी के लिए एक एक्टिविटी है। तो इसमें क्या किया गया, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट, 2 प्लांट लिए गए और उसे अंधेरे में रख दिया गया 72 आवर्स के लिए। तो 72 घंटे के बाद KOH यानी जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसको एक वॉच ग्लास में सेटअप X के अंदर रख दिया गया और सेटअप Y के अंदर नहीं रखा गया, और दोनों ही सेटअप को एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखा गया लगभग 6 घंटे के लिए। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया गया, दोनों ही प्लांट से एक एक, यानी X और Y दोनों ही प्लांट से एक एक लीफ तोड़ के आयोडीन टेस्ट किया गया। सेटअप आप देख सकते हो, ये बेल जार है, वॉच ग्लास, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यानी 53 वाला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या चीज़ यहाँ प्रूव की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो देखो यही क्वेश्चन मैंने कराया था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पर कह रहा है क्या हम प्रूव कर रहे हैं। और 54 वाला क्वेश्चन देखो, KOH का क्या फंक्शन है, क्या एब्जॉर्ब करता है ये। तो देखो मैंने लिखा था वहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या एब्जॉर्ब करता है, ये B होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। और देखो ये 55th वाला, इसमें मैंने आयोडीन टेस्ट वाला क्वेश्चन आपको दिखाया था अभी, जो मैंने अपने सैम्पल पेपर में दिया था। तो X और Y पे प्लांट से हमने जो लीफ तोड़ी थी एक एक, उस पर हम आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आयोडीन डाल के चेक करेंगे तो क्या हो जाता है। देखो X वाले प्लांट के अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ना के बराबर होगी। थोड़ी बहुत कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल गई तो भले ही हो जाएगा, बल्कि ना के बराबर हम मान के चलेंगे कि X वाले में नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, और फूड नहीं बनेगा तो फूड स्टोर कैसे होगा। तो स्टोर्ड फूड आपका क्या होता है, स्टार्च होता है प्लांट के अंदर, यानी स्टार्च नहीं बनेगा। और आयोडीन टेस्ट की कहानी ये होती है कि अगर किसी चीज़ पे हम डालें और उसके अंदर स्टार्च हो तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो X में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ यानी स्टार्च नहीं बना, यानी आयोडीन डालने पे इसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा, जबकि Y वाले में ऐसा हुआ है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च ही बनेगा और इसलिए ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ये कहानी मैंने बता दी। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन ऑन प्लांट X, तो X में नहीं होगा ऑब्टेन। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर वुड ऑब्टेन ऑन लीफ Y में होगा, एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ प्लांट X, तो X पे नहीं होगा, Y पे होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताई कि X में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो B ऑप्शन सही होगा इसका। बाकी C वाले में तो ब्राउन कलर, और D में भी ब्राउन कलर की बात कर रहे हैं तो ब्राउन नहीं होगा, ब्लू ब्लैक होगा। अब इस बायोलॉजी वाले सेक्शन में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 56 वाला। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट। तो एयर टाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट। तो अगर बुक में आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि हम ग्लास प्लेट पे इसको रखते हैं ताकि कंटेनर आपका एयर टाइट रहे। तो पहली बात तो सही है, इस हिसाब से ऑप्शन देख लो। तो B और D तो ऐसे ही गलत हो गया। अब A C में हम देखेंगे। सेकंड में कह रहा है यूजिंग अ सक्शन पंप, यानी एयर को हम सक करके बाहर निकाल दें, तो ऐसा नहीं करते, कोई ऐसा एक्टिविटी में नहीं कहा गया हमसे। अप्लाइंग एसिलीन टू सील द बॉटम ऑफ जार। ठीक है, तो हाँ ये तरीका अपना सकते हैं कि उसे एसिलीन के जरिए सील कर दें। और फोर्थ है क्रिएट वैक्यूम, तो वैक्यूम हमें क्रिएट नहीं करना, एयर हमारी प्रेजेंट रहेगी, बस खाली कार्बन डाइऑक्साइड हमको हटाना है। तो पहली बात सही और हमारी थर्ड बात सही है। फर्स्ट थर्ड किसमें, ये C वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये हमारा बायोलॉजी वाला सेक्शन भी सैम्पल पेपर का कंप्लीट हो गया। सारे ही सैम्पल पेपर की वीडियो मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो वाइज भी हर जो सैम्पल पेपर की वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी आपका ऐसे वीडियो चल रही है ना, तो ऐसे राइट साइड में इधर कॉर्नर में एक एरो टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। तो वहाँ ऐसे नाम लिखा होगा कि इसका सैम्पल पेपर, उसके आगे ब्लू कलर से एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो या वो प्लेलिस्ट आप पहुँच जाओगे। इसी तरह सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी वाले लेक्चर की डिटेल मैंने NCERT में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, तो वो वीडियोज़ भी आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, और फिर भी जिसको ना मिले वो मुझे कमेंट कर देगा तो मैं उसे लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, तो केमिस्ट्री और सोशल साइंस की मैंने वीडियो डाल दी है सैम्पल पेपर की, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी जो और बचे हुए हैं वो जल्द ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा,
क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है, यानी वीडियो भी रिकॉर्ड करना, एडिट भी करना, अपलोड भी करना, थंबनेल, और उसके बाद कमेंट आया तो उसका रिप्लाई, ये सारी चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है अकेले ही, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके आगे एक बेल का आइकन बना होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और फिर ऐसे ऑप्शन आएगा तो ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगी। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। फेसबुक पेज भी आप लाइक कर लो। ओके, तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।